वेलकम टू स्टडी फॉर मी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी मल्हार का चैप्टर 5 और इसके हम करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर सरल शब्दों में भाग 2। जैसा कि आप जानते हैं भाग 2 में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर ही करते हैं। भाग 1 में मैंने इसकी व्याख्या की है, तो व्याख्या जिन बच्चों ने देख ली है वो इसको बहुत ईजिली अटेंड कर सकते हैं और भाग 1 के लिए आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पाठ से मेरी समझ से कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। उनके सामने आपको एक स्टार बनाना है और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस बच्चे के विद्यालय ना जाने का मुख्य कारण क्या था। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, तो अगर देखा जाए तो हाँ ये बात थी, उसका मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया हुआ था। और उसने ये भी देखा था कि किस तरह से जो बीमार व्यक्ति है उसके तो ठाट होते हैं, उसको साफ़ सुथरा बिस्तर मिलता है, शांति होती है, खाने को भी मिलता है। साबूदाने की खीर खाने का मन था उसका, ये तो अभी देखते हैं। उसने गृह कार्य नहीं किया था, ये भी था। उसका मुख्य कारण पूछा है। देखो वैसे तो ये सारी चीज़ें ही थी, बट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। यहाँ कह रहा है कि मुख्य कारण, मेन रीज़न क्या था। तो उसे बुखार हो गया था, तो हाँ मुख्य कारण तो उसने यही बताया था। और बाकी साबूदाने की खीर उसने गृह कार्य नहीं किया था, तो ये भी ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से ये वाला, और बुखार हो गया था तो ये तो देखो पार्ट के हिसाब से है कि बुखार हो गया था, वैसे तो उसको था नहीं। ठीक है, तो ये 3 हमारे अकॉर्डिंगली ठीक है। बट अगर हम मेन देखा जाए तो पार्ट के आधार पर तो फर्स्ट और लास्ट वाला होगा। उसने गृह कार्य नहीं किया था, ये भी बात थी। मुख्य कारण तो यही था कि भाई उसने जो है क्या है, गृह कार्य नहीं किया था। तो अगर मैं देखूं तो इसको सही तरीके से, तो इसको जो है हम राइट आंसर इज कि उसे विद्यालय जाने का मन नहीं था। अब अगर ये गृह कार्य वाली बात होती है तो वो इसी के अंदर ही ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसका मन इसलिए नहीं था क्योंकि उसने गृह कार्य नहीं किया था। तो ये चीज़ ना यहाँ अपने आप इसके अंदर कंबाइंड हो जाती है। और दूसरा उसे क्या हो गया था, बुखार हो गया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा कि इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि घर में रहने की बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक मतलब इंटरेस्टिंग है। बीमारी का बहाना बनाने में साबूदाने की खीर नहीं मिलती। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखा रहना पड़ा। तो देखो जो हमने कहानी के लास्ट में भी देखा था कि इसके बाद मुझे स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया, यानी कि उसको ये सबक मिल गया था कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था पहले कि मुझे साबूदाने की खीर एंड ऑल दैट, ये सारी सिचुएशन मेरे साथ भी होगी, बट हुई नहीं। तो उसको जो ये चीज़ है ना यहीं से मिला कि जो उसने वो बहाना बनाया था उसके कारण उसे दिन भर अकेले रहना पड़ा था और भूखे रहना पड़ा था। तभी उसने ये लाइन बोली थी कि मैं अब उसके बाद से, यानी कि उस दिन के बाद से, जिस दिन से उसने बहाना बनाया था, उसे स्कूल से छुट्टी मारने के लिए कभी भी जो है मैंने बीमारी का बहाना नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटे लेटे पेट दुखने लगी, इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, तो उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। हाँ ये चीज़ तो थी कि लेटे लेटे वो ऊब, यानी कि बोरिंग हो गया था। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं, ये तो गलत है क्योंकि उसको कोई बीमारी थी नहीं। वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था, ऐसा भी कुछ नहीं है। बीमारी के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा था, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो बीमार था ही नहीं, तो बीमारी के कारण क्यों दर्द होगा उसके पेट में, है ना। तो ये जो है राइट आंसर है। आप फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके अपने बुक में टिक लगा लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ठाठ हैं बीमारों के भी, बच्चे के मन में बात क्यों आई। बच्चे के मन में बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है ये देखकर हुआ था, या बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, या बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो मेन बात उसके दिमाग में आई थी कि उसको अच्छा खाने को मिलता है। तो दिस इज़ द एक्चुअली राइट आंसर। अगर देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है, तो हम उसमें कहा भी था कि एक प्रश्न के 2 उत्तर भी हो सकते हैं, तो ये दोनों भी ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलकर करें मिलान। अब हमें मैच करना है। देखिए साबूदाना, ठीक है, सबसे पहले है ना हम इसको पढ़ेंगे। साबूदाना देखो क्या है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। तो किसी काम के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। देखो साबूदाना तो हो नहीं सकता, कोई काम करने की जगह नहीं है। वार्ड हो सकता है,
ठीक है। तो हम अभी के लिए हम इसको बोर्ड से मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। तो हम सभी जानते हैं जाड़े का यानी कि सर्दी का कपड़ा रजाई होता है। शरीर का तापमान बुखार मापने का यंत्र, तो हम सभी जानते हैं थर्मामीटर से हम नापते हैं। कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है। इससे सर्दी, जुकाम, बुखार, पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक होता है। तो ये काढ़ा होता है, हम अभी भी पीते हैं। जब अभी कोविड भी आया था और उसके बाद भी जब आप लोगों को हल्की फुल्की सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी मम्मियाँ देती होंगी आपको। रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति, तो वो ड्राई क्लीनर होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में उत्तर प्रदेश जैसे आता है तो दैट्स अ ताजमहल, जो कि सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल ही बना है। एक दाल जिसे तुअर भी कहते हैं, सरहर, पीले कलर की होती है। सागुन नामक वृक्ष के तने का गूदा, सागुदाना पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। सागु से ही क्या बना है हमारा, साबूदाना। तो 8 का आंसर हमारा हो जाता है साबूदाना। वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करता है, तो दिस इज नर्स, ठीक है। तो आप इस तरह भी मैच कर सकते हैं और मैंने आपको मैच करने का भी तरीका कई बार बताया है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हम सीधा जो है यहाँ पर नंबरिंग भी लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा सफाई वाला काम होता है। आंसर्स आप मैच कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके अपने बुक में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो हमें बताना है कि भाई जो ये पंक्तियाँ हैं ना, इनका हमें क्या अर्थ समझ आया है। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगा था भाई, क्योंकि उसको क्यों लगा था ऐसा कि बच्चा अस्पताल जाकर जब वो वहाँ की साफ़ सफाई, रख रखाव आदि को देखता है तो बहुत प्रभावित यानी कि इम्प्रेस होता है। किंतु सबसे ज़्यादा वह मरीज़ को साबूदाने की खीर खिलाए जाने से प्रभावित होता है कि देखो खुद भी नहीं खानी पड़ रही और उसको कितनी अच्छी चीज़ खाने को मिल रही है, और वह भी खीर खाना चाहता है। तो वह सोचता है कि खीर खाने के लिए बीमार होना आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है, उसके ब्रेन में बात जाती है। इसलिए जब एक दिन वो होमवर्क नहीं करता तो पिटने के डर से स्कूल जाने का उसका मन नहीं होता। अब वो क्या करे जाता है, उस दिन उसे बीमार पड़ना पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से उसे उचित लगा, क्योंकि भाई यही दिन अच्छा है, साबूदाने की भी खीर मिल जाएगी और मुझे स्कूल का होमवर्क भी नहीं है और मैं बच भी जाऊँगा, क्योंकि उसे लगता है कि बीमार पड़ने पर क्या होता है, आराम, प्यार, दुलार और साबूदाने की खीर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, इससे सारे विकार निकल जाएंगे बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। इस लाइन को बताना है कि जब बच्चे का बीमार होने का बहाना बनाना सफल नहीं हो पाता तो वो क्या होता है, वो झुंझला जाता है और स्वयं पर यानी कि खुद पर ही खिंचने लगता है, क्योंकि वो जो सोच रहा था वो हुआ ही नहीं, और किंतु वह किसी से कुछ नहीं कह भी नहीं सकता क्योंकि उसकी पोल खुल जाएगी। अन्यथा यानी कि नहीं तो उसका झूठ बोलना सबके सामने आ सकता था। उसे सभी पर गुस्सा आता है, वह मन ही मन गुस्से, खीज और झुंझलाहट से भर उठता है। उसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, इस पर उसे आश्चर्य यानी कि हैरानी और क्षोभ, उसे बहुत हैरानी होती है कि कोई मुझे खाने के लिए नहीं पूछ रहा। साथ ही उसे खाने के लिए ना पूछने का मलाल भी है, यानी कि उसे दुख भी है। अतः तरह तरह के नकारात्मक विचार उसके मन में आते हैं, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग्स उसके माइंड में आने लगती हैं। उसे किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, किंतु वह अपना शोम ना किसी पर व्यक्त कर सकता है, और अतः सब कुछ उसके मन ही मन में चलता रहता है, क्योंकि भाई वो कंडीशन ही ऐसी है कि अगर वो बताएगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और उसे अपने आप को क्या दिखाना है, उसे अपने आप को बीमार दिखाना है, और अगर वो बीमार नहीं दिखाएगा तो क्या होगा, उसकी पोल खुल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सोच विचार के लिए इसमें पहला क्वेश्चन है, अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्यों। तो अस्पताल के वार्ड में एक लाइन से लगे पलंग, लाल कंबल, साफ़ सुथरी सफ़ेद चादरें, खिड़की, हरे पर्दे, चमचमाता फर्श बच्चे को प्रभावित करते हैं, जो भी हमने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा। खिड़कियों के पास झूमते हरे भरे वृक्ष, शांत और स्वच्छ वातावरण से युक्त अस्पताल बच्चे को अच्छा लगा, क्योंकि यह सब कुछ उसके लिए नया और अलग था। उसने पहली बार कोई अस्पताल देखा था, इसलिए यह सब उसके मन को अच्छा लग रहा था। कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है उसका निर्णय सही था? तो आपको ऐसा क्यों लगता है, तो आपको बताना है इसका रीज़न। तो
बच्चे का निर्णय सही था क्योंकि वह स्कूल जाता तो रोज़ की तरह अपनी रोचक दिनचर्या व्यतीत करता और उसे व्यर्थ का कष्ट, क्षोभ, भूख और अकेलापन नहीं सहना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? तो यहाँ पर आपको संकेत मतलब हिंट दिया, आप इसको यूज़ करके लिख सकते हो। तो जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसने सोचा कि नाना नानी उसे बीमार जानकर उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। वो यही सोच रहा था, जैसे हॉस्पिटल में उस मरीज़ के साथ हो रहा था। उसे मनपसंद चीज़ें खाने को देंगे और ज़्यादा लाड करेंगे, तो वो साबूदाने की मनपसंद खीर खाकर आराम से लेटा रहेगा। किंतु ऐसा ना होने पर वह परेशान हो उठा। किसी के द्वारा खाना खाने के लिए ना पूछने पर मन ही मन परिवारजनों पर उसे क्रोध भी आया। दुख और शोक के कारण वह झुंझला रहा था। जलन, गुस्से और कुढ़न के कारण वह व्याकुल हो उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में बच्चे ने सोचा कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। तो आपको क्या लगता है कि असल में बीमार हो जाने से और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे? तो यहाँ पर आपको हिंट दिए हैं कि भाई आप इसमें अपने खुद के एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं जो कहानी के आधार पर हैं। तो असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में जो है बहुत अंतर है, क्योंकि बीमार हो जाने पर स्वाभाविक रूप से शारीरिक कष्ट अधिक होता है। आपको भी पता है, जब हम नेचुरली बीमार पड़ते हैं तो हमें पेन ज़्यादा होता है, अतः व्यक्ति चाह कर भी नहीं उठ पाता और वो अपनी दिनचर्या से अलग दिन भर बिस्तर पर पड़े रहकर दूसरों की सेवा पर आश्रित हो जाता है, यानी कि डिपेंड हो जाता है। आप बेशक चलने फिरने की कोशिश करो, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो चाह कर भी नहीं चल पाते और आपको अपने पेरेंट की या किसी की हेल्प चाहिए ही होती है। बट बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी स्वादिष्ट कोई भी पकवान हो, उसे खाने का वह आनंद नहीं आता जो स्वस्थ रहते हुए आता है। या आपने अपने अनुभव पे हमेशा अपने रियल लाइफ में जो ऐसी सिचुएशन कभी आई होगी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से क्या थी? बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो बीमार नहीं था। नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो यहाँ पर देखो, नाना जी और नानी जी ने अपने अनुभव के आधार पर, यानी कि जो भी उनको एक्सपीरियंस था कि जिस प्रकार की बीमारी का अंदाज़ा लगाया, भाई उसने ही बताया मुझे बुखार है और सर दर्द, बुखार में तो सर दर्द होता है, उसके अनुसार उन्होंने उसे दवा दी और खाना नहीं दिया। अपने विचार से उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अनेक छोटी मोटी बीमारियाँ ऐसी होती है जिन्हें उपवास रखकर ठीक किया जा सकता है। इसके पीछे एक लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ कि जनरली डॉक्टर्स लोग क्यों कहते हैं कि हल्का खाना दो और ना ही खाओ तो बेटर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का ना अपना एक हीलिंग प्रोसेस होता है जो नेचुरली बॉडी ठीक करती है अपने आप। तो जब हम खाना कम खाते हैं या बीमारी में खाने का मन नहीं होता, तो हमारी जो अंदर इम्यूनिटी होती है ना, वही बैक्टीरिया से फाइट कर रही होती है और जिससे हम बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं। और खाना, क्योंकि हमारे अंदर का सारा डाइजेशन वगैरह सब चेंज हो चुका होता है, इसलिए खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता, तो कहानी में आगे क्या होता? अब आप सोचो, अगर वो भाई बता देता कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे तो साबूदाने की खीर खानी थी और आराम करना था। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं इसका आंसर, जैसे कि अगर बच्चा नाना जी और नाना जी को सच बताने का निर्णय करता तो उसे भाई डांट तो ज़रूर पड़ती क्योंकि स्कूल नहीं गया, किंतु उसे दिन भर भूखा और अकेले नहीं रहना पड़ता। क्योंकि देखो, आप कभी भी देखना कि गलती करोगे डांट तो पड़ेगी, बट पेरेंट आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे, जो भी आपकी केयर करते हैं, और अकेला भी नहीं छोड़ते। अकेला तो उसको इसलिए छोड़ा गया था कि उसे आराम मिल जाए, क्योंकि जो बीमार होता है उसको थोड़ा सा शांति का माहौल चाहिए होता है ना। जिस भावनात्मक पीड़ा, शोबर, क्रोध से वह गुजरा, उससे उसे नहीं गुजरना पड़ता। भाई इतनी सारी सिचुएशन जो उसके मन में क्रिएट हुई इसलिए हुई थी कि उसे खाने तक को नहीं पूछा गया, तो वो भी नहीं होती। और शायद नानी जी उसे बिना बीमार पड़े ही साबूदाने की खीर खिला देती। भाई जब वो बता ही देता कि मेरे को तो साबूदाने की खीर खानी थी, मैं इसलिए बीमार पड़ा था, इसलिए बहाना किया था, तो शायद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता और नानी जी उसको क्या करती, साबूदाने की खीर खिलाती। तो इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए और उसका दिन एक सबक में बदल जाता है और भविष्य में वो कभी भी आराम करने या खीर खाने के लिए जो उसने बहाना बनाया था वो बनाना का वादा करता अपने नाना नानी से। तो उसका अनुभव एक सुखद स्मृति में बदल जाता है, यानी कि जो अभी दुख हुआ था उसको कि इतना सारा, और वो चाह के बता भी नहीं सकता था कि पोल खुल जाए, बट यहाँ पर क्या होता है, एक सुखद स्मृति बन जाती कि मेरे बहाना करने पे भी मुझे डांटा तो बट मुझे भूखा नहीं रखा गया और साबूदाने की खीर भी मिली। नेक्स्ट देखो, कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं, यानी कि आप हो नानी जी की जगह। आप सारे नाटक को समझ गए हैं लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको खुद ही बता दे, तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बच्चे की नानी के स्थान पर होता या होती और बच्चे के स्कूल ना जाने के बहाने को समझ जाता
या जाती तो मैं उस दिन घर में साबूदाने की खीर सबके लिए बनाती। इस प्रकार बच्चे को लगता कि बिना बीमार पड़े या बीमारी का नाटक किए बिना भी साबूदाने की खीर मिल सकती है, तो क्यों मैं ये नाटक करूं, और वह स्वयं ही अपने नाटक के विषय में बताने के लिए प्रेरित होता। कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप उबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि मैं घर में अकेले रहते हुए ऊब से बचने के लिए क्या क्या करोगे। अब बोर हो रहे तो खेलोगे, खिलौनों से खेलोगे, अपने जो आपका होमवर्क छूट गया उसको करोगे, अपने कमरे को साफ़ करोगे, जो भी इधर उधर सामान बिखरा हुआ है उसको प्रॉपर यथास्थान यानी कि उसको अपनी जगह पे रखोगे, जिससे नानी जी मेरा काम देखकर खुश हो जाए। कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। तो भाई अगर बच्चा स्कूल जाता तो होमवर्क ना करने के कारण उस अध्यापक से डांट तो पड़ती, किंतु उसका जो बाकी का दिन था, शेष दिन अन्य दिनों की तरह ही उसकी मर्जी से बीतता। अगले दिन स्कूल जाने पर उसने वे सभी कार्य बड़े मन से किए होंगे जिन्हें वह कल बिस्तर पर लेटकर उबते हुए याद कर रहा था, और अपने स्कूल ना जाने के निर्णय पर यानी फैसले पर क्या कर रहा था, पछता रहा था। तो इसलिए हमें बेटा इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं झूठ बोलने की, बट ये उसके है ना परिणाम क्या होंगे भी सोचना चाहिए। कहानी में नाना जी ने बच्चे को बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नाना जी या नानी जी की जगह होते तो क्या क्या करते। तो मैं बच्चे की बीमारी को समझने का प्रयास करता और तत्पश्चात यानी कि इसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाता। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाना, पानी, फल आदि देता। साथ ही बच्चे की मनस्थिति यानी कि होती है मन की स्थिति को समझने की कोशिश करता। अगर मुझे लगता कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसे किसी न किसी प्रकार सच बोलने के लिए मैं प्रेरित करता। अब है कहानी की रचना। अब इसमें कहानी में से ना कुछ निम्नलिखित के लिए उदाहरण खोज कर लिखिए। अब देखो ये तो आपकी बुक में क्वेश्चन है, मैंने आंसर सही दे दिया है, तो आप यहाँ से देख के उसको कर सकते हो। मैं समझा देती हूँ। विशेष बिंदु में पहला है बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। तो देखो जो वो पीछे की बातें याद कर रहा था क्या था, कहानी से ही उदाहरण लिखना है हमें कि वो क्या याद कर रहा था कि अगर भाई मैं स्कूल जाता तो रिसेस में ठेले पर बैठ के जो नमक मिर्च लगे अमरूद है ना उसे खाता कटर कटर, जैसे हम खाते हैं ना कट्टर सी आवाज़ आती है जब एप्पल बाइट करते हैं, या तो वो कटर कटर वाली साउंड है ना। अब ये हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं भूखे रहो। तो अब ये जो लाइन हमने पढ़ी थी जब, तो हमें भी हंसी आ रही, तो इसमें यानी कि हास्य का नहीं हंसी मजाक का उपयोग किया गया था। बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आ गया। अब उसके सोच के तरीके में बदलाव क्या आया कि क्या मुसीबत है, पढ़े रहो, आखिर अब तक कोई पढ़े रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता। देखो पहले उसने क्या सोचा था कि मैं तो नहीं जाऊँगा, घर में रहूँगा, और अब उसको अपने डिसीज़न पे पछतावा हो रहा है। तो यानी यहाँ उसकी सोच बदल रही है कि इससे अच्छा तो स्कूल चला जाता, ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। कहानी में किसी का किसी की बात से अनजान होना। अनजान मतलब पता नहीं है भाई किसी को, जैसे हम देख रहे हैं कि मन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, उसको लग रहा है आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किए जाना। बहुत सारी बातें उसने खुद से ही की हैं। देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। तो खाली यही वाली लाइन नहीं, बहुत सारी लाइन भी उसने खुद से बोली है। तो आपको इसके अलावा जो है और भी लाइन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो जो भी बातें हैं कि क्या था, ये भी वो स्वयं से ही बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी बातें वो खुद से ही बोल रहा है। इसमें भी हॉस्पिटल में जब वो मरीज़ को देख रहा था तो तब भी वो ये बातें खुद से ही बोल रहा था कि इनके तो ठाट है। तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हो इसके अंदर। समस्या और समाधान में पहला क्वेश्चन है बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। तो बच्चे के सामने समस्या तो थी कि वो बीमार नहीं था किंतु साबूदाने की खीर खाना चाहता था। अब बच्चे को लगा कि खीर तभी खाने को मिलेगी जब वो बीमार पड़ेगा, इसलिए उसने अपने समस्या का समाधान यह निकाला कि बीमार होने का बहाना किया जाए तो खाने के लिए क्या मिल जाएगी, साबूदाने की खीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना जी नानी जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने समस्या का क्या समाधान निकाला। तो नाना जी नानी जी के सामने समस्या थी कि वो बच्चे की बीमारी का कोई कारण नहीं समझ पा रहे थे। अतः उन्होंने क्या समझा कि भाई उन्होंने उसकी नब्ज़ पकड़ कर देखी, माथा छुआ, वो फीवर भाई जिसको होता है तो वो गर्म लगता है, बट उसको तो लगा ही, उनको नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो इसको ध्यान रखते हुए उन्होंने घरेलू दवाई यानी कि घर में जो देसी नुस्खे होते हैं वो किए, और भाई मना कर दिया कि इसे कुछ मत दो कि भाई इनडाइजेशन हो रहा होगा इसको। अब देखो शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखने हैं।
तो देखो बीमार से क्या क्या शब्द आए हैं हमारे पास पाठ में से, अस्पताल जो बीमारी से रिलेटेड है, दवा, बुखार, काढ़ा, नर्स, पेट दर्द, सिर दर्द, ये सारी चीज़ें तभी यूज़ होती हैं जब बीमार हो कोई। अब देखो खोजबीन, कहानी में से वे वाक्य ढूंढ कर लिखे जिनसे पता चलता है क्या कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं रज़ाई से निकला ही नहीं, यानी कि ऐसे सेंटेंस बताने जिसमें पता चल रहा है कि कहानी में सर्दी का मौसम था। अब वो ये बोल रहा है ना मैं रजाई से नहीं निकला, अब सर्दी में तो कोई नहीं ओढ़ता। अस्पताल में लाल कंबल, लाल कंबल अगर मरीजों को दिया भी जा रहा है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मतलब गर्मी होती तो नहीं दिया जाता। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा, इसमें भी वर्ड आ रहा है रज़ाई। नाना जी ने रज़ाई हटाकर मेरा माथा छुआ, यानी कि बच्चा बीमार है और उसने क्या ओढ़ी हुई है, रज़ाई। रज़ाई भी सर्दी का मौसम था, तो इससे हमें पता चलता है कि पाठ में जो ये सारी बातें जो है सर्दी के मौसम को क्या कर रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं, जिससे पढ़कर हम क्लियरली गैस कर सकते हैं कि ये घटना जो भी हुई है बच्चे के साथ ये सर्दी में। अब जैसे देखो रिसेस में अमरूद खाते कटर कटर, जब नहीं रहा गया तो मैं रजाई फेंक कर दबे पाँव दरवाजे तक गया। आम इस मौसम में, अब यहाँ देखो ये इस बात को ध्यान से, वो कह रहा है आम इस मौसम में, सर्दी के मौसम में आम नहीं होते। अगर गर्मी होती तो वो ये वर्ड बोलता ही नहीं इस मौसम में, क्योंकि गर्मियों में तो आम होते ही हैं। ज़रूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। अब बम्बई में तो वेदर का आपको मालूम ही है ना कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया है। अब इसमें उसे कैसे पता चल गया कि भाई जो आभास मतलब कि परिणाम मतलब उसका कंक्लूजन क्या निकला। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई, पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे। और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा हूँगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया। क्या मुसीबत है, ठप पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। तो ये सारी बातें जो है उससे उसको ये फील हो रहा था, यानी उसको आभास हो रहा था। आभास का मतलब होता है कि उसको ये सेंस आ गई यहाँ पर, उसको एक सेंस क्रिएट हो गई उसको कि भाई मैंने जो है गलती कर दी। उसको परिणाम, उसको जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट उसको मिल रहा है उसका बहाना करने का, वो उसको दिख गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है, तो क्या ठाठ है बीमारों के भी? मैंने सोचा ठाठ से साफ़ सुथरे बिस्तर पर पड़े रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश द्वाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। यहाँ पर ना बेटा, यहाँ पे ड कर लो। ठीक है, पढ़ूंगा, ये ड है, ड। ठीक है, मैं कब बीमार पड़ूंगा। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। यहाँ पर जो खाने पीने की उसकी आदतों के बारे में जो बातें हो रही है ना, वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो और पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो आंसर लेंदी हो गया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सारे ही पॉइंट्स लिखोगे। आपको इसमें से जो पॉइंट सबसे अच्छा लगता है आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसमें से 2 या 3 पॉइंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बच्चों को स्कूल जाना अच्छा लगता है, तो इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाता कटर कटर। अब देखो नेक्स्ट, शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम नहीं होना बीमार है। तो अपने ग्रुप में आपको चर्चा करनी है और ये लिखना है कि कहानी का यह नाम उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो इस कहानी का शीर्षक नाम उपयुक्त नहीं है, नहीं होना बीमार, क्योंकि बच्चा इस कहानी में बीमार नहीं था, उसने बीमार होने का बहाना बनाया था। आप इसमें अपने उत्तर भी लिख सकते हो कि सही था इसलिए सही था, मैंने नहीं लिख दिया, आप सही था भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई बच्चा इसमें जो है बीमार हुआ ही नहीं है इसलिए इसका टाइटल। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी आंसर लिख सकते हो। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे और आपने यह नाम क्यों सोचा ये भी बताना है। तो पहले आप लिखो कि मैं इस कहानी को नाम देता सबक। आप कुछ और जो देना चाहते हो लिख सकते हो। यह नाम मैं इसलिए देता क्योंकि बीमारी का झूठा बहाने का क्या परिणाम होता है इसका सबक बच्चा सीख चुका था। तो आप परिणाम भी दे सकते हो। ठीक है, या आप अपनी तरफ से जो भी दे रहे हो उसका आपको रीज़न भी देना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने इस कहानी का क्या नाम दिया है और क्यों दिया है, तो मैं देखना चाहती हूँ आपके रीजंस क्या होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कहानी में ढूंढे किन बातों को कैसे लिखा गया। ऐसा लगा मानो हमें देखकर
सुधाकर काका खुश हो गए। अब ध्यान से सुनना, ये आपको खुद करने हैं। कहानी में से आपको ये बताना है कि खिड़कियाँ बहुत बड़ी थी और उनके बाहर हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे। इन बातों को कैसे लिखा गया है ये आपको बुक से देखकर लिखना है। वहाँ केवल लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। फुसफुसाने की आवाज़ों के सिवा वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। बीमार लोगों के बहुत मज़े होते हैं, मैं झुटमुट बीमार पड़ जाता हूँ। तो देखो पहले में हम कैसे करेंगे इसको, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। ठीक है, जैसे देखो फिर से देखो, मैं समझा रही हूँ। ऐसा लगा मानो हमें देखकर सुधाकर काका खुश हो गए। तो इन बातों को कैसे लिखा गया है, कहानी में कैसे लिखा है कि हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए हों। कहानी में ऐसे है, बट जब हम इसका मीनिंग अपने तरीके से करते हैं तो वो इस तरीके से होगा जैसे ऊपर लिखा है। अब किताब में ऐसा लिखा है कि बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, और हम अपनी लैंग्वेज में किताब में कैसे लिखा हुआ है, या जैसा कि यहाँ पर है उत्तर में, है ना। और अपनी लैंग्वेज में हम करेंगे तो कैसा होगा कि खिड़कियाँ बहुत बड़ी थी और उनके बाहर हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे। तो हमें वो समझ आ जाता है, बात का मतलब एक ही है बट थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ, विराम चिन्ह। ठीक है बच्चों, देखो विराम चिन्ह अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए विराम चिन्ह को कहानी में ढूंढना है और ध्यानपूर्वक देखकर समझिए कि इनका प्रयोग वाक्यों में कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने जो पता किया उसे हमें क्या करना है, नीचे लिखना है। नेक्स्ट देखो, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जब वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि देखो अब जैसे यही है, ये पूरा का पूरा हमारा वाक्य यहाँ से यहाँ तक है, कंप्लीट हो गया है, तो हमने एंड में क्या कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम होता है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द आ गए हैं, वाक्यांश आ गए हैं, या उपवाक्य होते हैं कि जो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, उनको अलग करने के लिए किया जाता है। और यह विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या उसको अधिक पठनीय बनाने में मदद करता है। अधिक पठनीय बनाना मतलब जब अल्प विराम लगा होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज देना होता है, रुकना होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने अल्प विरामों का प्रयोग करके ही भाग 1 में पढ़ा है, तो आप जब वीडियो को देखेंगे तो ध्यान से सुनना कि मैंने किस तरह से चैप्टर को पढ़ा है। तो आपको जहाँ पर उद्धरण चिन्ह, इकरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह और अल्प विराम आए हैं, तो आप बहुत केयरफुली वहाँ पर देखना, सुनना कि मैंने उसे कैसे रीड किया है। जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है वहाँ भी मैंने कैसे पढ़ा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। प्रश्नसूचक चिन्ह तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी ये वाला निशान हमें दिखता है, तो जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कुछ वहाँ आता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन, जहाँ पर भी हमारे ये सारे एक्सप्रेशंस शो होते हैं वहाँ पर हम उसको करते हैं। उद्धरण चिन्ह देखो ये रहा, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है क्योंकि इसमें डबल साइन आ रहा है। जहाँ पर सिर्फ ऐसा एक ऊपर कॉमा दिखे आपको ऐसे, तो वो इकरा उद्धरण चिन्ह होता है ना। इसका कैसे होता है कि जिसने जो के त्यों जो भी सेंटेंस बोला है उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है बच्चों, पाठ से आगे कर रहे हैं आपकी बात, थोड़ा फटाफट चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया, इसी प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन कीजिए। बच्चों तो जो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ये आप इजीली इनको कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए छोड़ा है, आप इसको स्वयं से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का सामान बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। तो कहानी में बच्चे के घर पर थर्मामीटर खोजने पर वो मिल नहीं पाता। आमतौर पर हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसी वस्तु होती है जिसे खोजने पर भी वो नहीं मिलती, जिसे कोई मांग कर ले जाता है या हम जिसे किसी से मांग कर ले आते हैं। अपने घर को ध्यान में रखते हुए ऐसे वस्तुओं की सूची बनाइए और हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं की सूची क्या है, आप ये आपके आंसर्स इसमें अलग हो सकते हैं। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे कि जो खोजने पर भी नहीं मिलती, जो मांग कर ले जाते हैं, और ये तो कॉमन होंगी। पहले आप हेडिंग बनाएंगे जो उसने पूछा है, फिर ये आपकी अलग अलग हो सकती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी जैसे ढूंढने पे नहीं मिलती, तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने एज्यूम करके लिख लिया है कि ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ें ही मांगते हैं। ठीक है, तो आपके आंसर्स इसमें अलग हो सकते हैं। हाँ, जो टाइटल है ऊपर का जो ये है मेन, ये आपका सेम वही रहेगा। ठीक है बच्चों, सो आज की पहेली, कहानी में आपने खाने पीने की अनेक वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। अब हम आपके सामने खाने पीने की वस्तु व्यंजनों से जुड़ी कुछ पहेलियाँ लाए हैं। तो पहेली के उत्तर यहाँ मैंने लिखे हुए हैं,
आप इनको पढ़ सकते हो। रोटी जैसा होता है, आलू से भरा होता है, तो हम सभी जानते हैं इसको अच्छे से। तो ये होता है आलू का पराठा। दाल चावल का मेल है, तो दाल चावल का होता है हमारा क्या होता है इन सब के अंदर, दक्षिण की, इसमें सारी की सारी चीज़ें होती है, गरम गरम होती हैं, तिकोना होता है, दक्षिण में मिलता है। तो ये हमारा होता है मसाला डोसा। नाश्ते का बड़ा है खास महाराष्ट्र में इसका वास, तो ये भी हमें पता है, वड़ा पाव है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये मुश्किल है, ठीक है। इफ़ यू स्टिल हैव द प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन बॉक्स, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल सॉर्ट आउट फॉर यू। तो बच्चों ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी फॉर मी को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। भाग 3 ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं आपके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो डोंट मिस इट आउट। Okay, till then, take care. Bye bye.